Very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the remaining chapters of the basics of phytochemistry. In the previous lectures, we have discussed about what is extraction. There are different methods of the extraction, like what are the solvents, menstruum, extraction actually में क्या steps होते हैं उनके, maceration क्या होता है, modified maceration, then percolation, modification, infusion, decoction, and the hot continuous and extraction of volatile oils through the different methods, enfleurage method, ultrasound extraction method, microwave assisted attraction method, then counter current distribution with the help of Craig separators, then droplet counter, current chromatography, accelerated solvent extraction method, supercritical fluid extraction, and solid phase extraction, and then the frictional crystallization, frictional distillation क्या होता है, and the most important is the chromatography. हमने अभी last lecture में start किया था. chromatography क्या होता है, paper and TLC हमने ये पढ़ा था, classification of the chromatography, and now the chromatography terms we have discussed. chromatogram क्या होता है, जहाँ पे आपका visual output आता है, that is known as the chromatogram. अलग अलग colors के आपको samples का ये distance है. नेक्स्ट कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, कॉलम में एड्सॉर्प्शन, रिटेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन स्टेशनरी फेज, सेपरेशन ऑफ एड्सॉर्ब सब्सटेंस यूजिंग मोबाइल फेज, रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बाय कंटीन्यूअस फ्लो मोबाइल फेज. स्टेशनरी फेज जो है सिलिका जेल और एल्यूमिनिया का हम यूज करते हैं. दिस इज अबाउट द क्रोमेटोग्राफी. देन पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम एक पेपर 2D और 3D होता है, RF वैल्यू होता है रिटेंशन फैक्टर जो 0 to 1 के बीच में लाई करता है. 0 है तो सोल्यूट, इट मींस वो क्या बता रहा है कि सोल्यूट रिमेन्स इन द स्टेशनरी फेज एंड दस इट इज इमोबाइल. और RF अगर 1 है तो सोल्यूट हैज नो एफिनिटी फॉर द स्टेशनरी फेज, वो इजीली रन करता है. एंड समटाइम्स इट इज रादर डिफिकल्ट टू सेपरेट अ मिक्सचर, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो उनको हम 2D बोलते हैं. देन TLC. TLC क्या होता है, TLC में इट इज नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. इट इज वाइडली एम्प्लॉयड लेबोरेटरी टेक्निक और सिमिलर टू क्रोमेटोग्राफी होता है पेपर के जैसा. लेकिन हम डिफरेंस कहाँ रहता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टेशनरी फेस ऑफ द पेपर, हम इसमें क्या करते हैं, स्टेशनरी फेस ऑफ अ थिन लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट की लेते हैं, सिलिका जेल, एल्यूमिनिया या सेलुलोस ले लेते हैं. कंपेयर टू द पेपर इट हैज एडवांटेज ऑफ फास्टर रन्स, बिकॉज एक तो ये फास्ट रन करता है, बेटर सेपरेशंस आपको मिलती हैं, एंड द चॉइस बिटवीन द डिफरेंट एड्सॉर्बेंट्स इसमें रहता है. मोबाइल फेस रन्स अपवर्ड अलोंग द प्लेट ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन and the component get separated depending upon their polarity towards the stationary phase. इसमें क्या रहता है, the mobile phase runs upward, जो मोबाइल फेस है ऊपर जाता है along the plate due to capillary action की वजह से. और जो components होते हैं वो कैसे सेपरेट होते हैं, देयर डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेस. अगर स्टेशनरी फेस की तरफ है पोलर तो वो रुका रहेगा, अगर उससे नॉन पोलर है तो वो ऊपर राइज करता है. So this is the process of thin layer chromatography. The picture is showing आपको क्या करना है. इसमें सबसे पहले ग्लास स्लाइड लेनी है, फिर हमने क्या करना है, एक सिलिका जेल का स्लरी बनाना है जो कि आप ग्लास रोड से कैसे भी स्प्रेड कर सकते हैं. आपने एक्टिवेट करा लिया, इनको हम स्लाइड्स को एक्टिवेट कराएंगे, ड्राई करेंगे. उसके बाद सैंपल का एक स्पूट लगाते हैं, नीचे से 2 सेंटीमीटर की लाइन आपको लगा देनी है. फिर आपको क्या करना है, TLC प्लेट को डेवलपिंग चैम्बर होता है उसके अंदर रख दिया आपने, ठीक है, जिसके अंदर सॉल्वेंट भी है. आफ्टर सम टाइम आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंट मिक्सचर ऑफ ए कंपोनेंट बाय द रिटेंशन फैक्टर. ये आपको कलर बैंड्स दिखेंगे, RFY, B, RFP. ये क्या था आपका सोल्यूट जिसके अंदर सैंपल का स्पूट था. अब ये सॉल्वेंट का अलग अलग फ्रंट है जो राइज किया है रिटेंशन फैक्टर ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहेगा, सॉल्वेंट फ्रंट है कि सॉल्वेंट आपका इतना राइज किया था, इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट. ये टोटल रिटेंशन फैक्टर रहेगा. ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इंडिविजुअल कंपोनेंट, जैसे y का है तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट का यहाँ से, ठीक है. ऐसे RFP है तो उसका यहाँ तक, B का यहाँ तक. So this is the process of thin layer chromatography. Next is gas chromatography. Gas chromatography क्या होता है, it is also known as GC.
GLC. GLC मतलब गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. It is a separation technique in which the mobile phase is a gas. जो मोबाइल फेस होगा वो गैस होगा. एंड इट इज द मेथड ऑफ चॉइस फॉर द सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस. बेसिकली किसके लिए होता है? ये वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए होता है, और द वॉलेटाइल डेरिवेटिव्स ऑफ द सर्टेन नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस. स्टेशनरी फेस, इसके अंदर आप इनर्ट सॉलिड मटेरियल कैसल गुड रखते हैं, फायर ब्रिक which is impregnated with the non-volatile liquid, that is silicone or PEG. And this is packed in a narrow column and maintained at high temperature around 200 डिग्री सेल्सियस. इस सैंपल को हम थोड़ा सा हीट करते हैं, रैपिडली हीटेड, और वेपोराइज कर देते हैं एट द इंजेक्शन पोर्ट. द सैंपल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द कॉलम बाय मोबाइल फेस consisting of an inert gas, argon, helium or neon. The sample components are separated based upon partition coefficient between mobile phase and the stationary phase. The higher से component affinity for the stationary phase के पास अगर ज्यादा affinity है तो slowly वो come from the column and components are then detected and represented as a peak on a chromatogram. It is commonly used for quantitative estimation of lipids, drugs and vitamins. ये है जैसे कैरियर गैस है, गैस फ्लो रेगुलेटर, आपको कितना गैस सैंपल डालना है. सैंपल इंजेक्ट करेंगे और यहाँ से गैस आ रहा है, ये मोबाइल फेस है आपका इंजेक्शन पोर्ट. ये कॉलम में से जाएगा और यहाँ पर डिटेक्टर है, अलग अलग पीक्स आएंगी, बेस यहाँ आ जाएगा, कंप्यूटर डेटा एनालिसिस हो जाएगी. नेक्स्ट इज HPLC, that is the high performance liquid chromatography, also called as high pressure liquid chromatography. It relies on a pump to pass a pressurized liquid solvent, that is mobile phase, containing the sample mixture. इसमें क्या रहता है, स्टेशनरी मोबाइल फेज जो होगा, it relies on a pumps that to pass a pressurized, that is 5000 to 1000 psi liquid solvent, that is mobile phase, containing the sample. जिसके अंदर सैंपल है उसको आप बहुत एक प्रेशर के साथ हम करते हैं थ्रू ए कॉलम filled with a solid adsorbent material. स्टेशनरी फेज immobilized thin layer liquid रहेगा. स्टेशनरी फेज जो है immobilized रहता है लिक्विड on micro glass or the plastic beads tightly packed on a narrow column. मोबाइल फेज जो रहता है सॉल्वेंट सिस्टम पास अंडर हाई प्रेशर थ्रू द कॉलम. द इल्यूएंट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर्स and it can be applied in the form of adsorption, ion exchange, partition and molecular sieve chromatography. और rapid, due to rapidity in detection, it is used for the detection of amino acids के लिए, peptides, carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acid, vitamins, hormones and drugs के लिए जरूरी है. HPLC में देखो क्या किया, ये सॉल्वेंट है, यहाँ से पंप है, हाई प्रेशर से जाएगा, सैंपल है हमारा, मोबाइल फेज जा रहा है, ये HPLC का कॉलम है, यहाँ पर डिटेक्टर है, बेस यहाँ चला जाएगा और पीक्स यहाँ पर आ जाएंगे. दिस इज द PC फॉर द डाटा एक्विजिशन. नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. आयन एक्सचेंज में क्या होता है, इट रिटेन्स एनालाइट मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन इट्स आयनिक इंटरेक्शन. It can be further divided into cation exchange chromatography and anion exchange chromatography. Cation exchange chromatography में क्या रहता है, it retains cations on negatively charged stationary phase. It retains cations on the negative charge stationary phase with negative charge functional group and is used when the molecule of interest is positive charge. cation exchange में क्या करते हैं, cation exchange chromatography में वो retain करके रखते हैं अपने पास cations जो ऑन नेगेटिव चार्ज, किसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज स्टेशनरी फेज पे, जिसपे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का फंक्शनल ग्रुप होगा एंड इज यूज्ड व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ द इंटरेस्ट, जो मॉलिक्यूल आपका इंटरेस्ट है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी वो नेगेटिव पे आप उसको फर्दर सेपरेट कर सकते हैं. एनायन में क्या रहता है, इट रिटेन्स अनायंस ऑन पॉजिटिव चार्ज स्टेशनरी फेज.
पॉजिटिव विद पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप होगा। और कब ये यूज होता है? व्हेन जो हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये है कटायनिक, कटायनिक पॉजिटिव चार्ज के लिए है, अनायनिक नेगेटिव चार्ज के लिए। एंड व्हेन अमीनो एसिड्स mixture is passed through the cation exchange chromatogram, individual amino acid can be eluted using buffers of different pH. जब एमिनो एसिड मिक्सर होता है उसको हम कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफ से पास करते हैं तो इंडिविजुअल एमिनो एसिड कैन बी इल्यूटेड। बफर्स हम लेते हैं अलग अलग पीएच के। चेंज इन द पीएच अफेक्ट द चार्ज ऑन द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एंड देयरफॉर अल्टर्स, बाइंडिंग अल्टर करता है, हम पीएच चेंज करते हैं तो उसकी वजह से हम सेपरेट कर सकते हो। तो बाउंड प्रोटीन जो होता है एल्यूटेड आउट बाय यूटिलाइजिंग ए ग्रेडियंट ऑफ लीनियरली इंक्रीजिंग सॉल्ट कंसेंट्रेशन पे हम साथ साथ बढ़ाते रहते हैं NaCl। जितना आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है बफर स्ट्रेंथ का, द सॉल्ट आयंस विल compete with the desired proteins in order to bind to charge groups on the surface of the medium, and this will cause the desired proteins to be eluted out of the column. जिन प्रोटीन का लो नेट चार्ज होता है that will be eluted out first as the salt concentration increases causes the ionic strength to increase, and proteins जिनके पास high net charge होता है will need a higher ionic strength for them to be eluted out of the column. पॉजिटिव चार्ज बीट्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं, हमने इनके अंदर NaCl डाला तो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स पहले बार आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पहले ये पॉजिटिव आ गए हैं, NaCl डाला और ये फिर नेगेटिव आ रहा है। Next is gel filtration chromatography. This is a size exclusion chromatography, is also known as gel permeation chromatography, GPC, or a gel filtration chromatography, and it separates molecule according to their size, shape, and molecular weight. It is also referred to as molecular sieving or molecular exclusion chromatography. The chromatography column is packed with, इसको हम क्या करते हैं, chromatography column को पैक करते हैं fine porous beads के साथ, which are composed of dextran polymers, that is Cefadex, agarose, or polyacrylamide. The pore size of these beads are used to estimate the dimensions of the macromolecules. Smaller molecules are able to enter the pores of the media, जितने छोटे होंगे वो मीडिया में एंटर करेंगे, and therefore molecules are trapped and removed from the flow of the mobile phase. Molecules that are जो larger रहेंगे, then the average pore size of the packing are excluded, thus suffer essential no retention. They first to be elute हो जाएंगे. This is how the molecules are separated according to this gel, according to their size. इसमें हमने क्या किया, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाएंगे पोर्स ऑफ द मीडिया, इसलिए मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, ट्रैप हो जाएंगे और रिमूव फ्रॉम द फ्लो ऑफ द मोबाइल फेज. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटरमिनिंग द टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है प्योरीफाइड प्रोटीन्स का, स्पेशली सिंस इट कैन बी कैरिड आउट अंडर नेटिव सॉल्यूशन कंडीशन. लार्ज प्रोटीन, लार्ज पार्टिकल कैन नॉट एंटर जेल, वो जेल में नहीं आ पाएंगे इसलिए उनको एक्सक्लूड कर देंगे, एंड दे हैव लेस वॉल्यूम टू ट्रांसफर, और इल्यूट क्या हो जाएंगे, वो जल्दी हो जाएंगे. और जो स्मॉलर पार्टिकल होंगे, स्मॉलर पार्टिकल कैन एंटर जेल एंड हैव मोर वॉल्यूम टू ट्रांसफर, दे इल्यूट लेटर, वो लेट होंगे. जो ये थे लार्ज पार्टिकल्स जल्दी इल्यूट हो रहे हैं और इनका टाइम एंड फ्लो है उनका लेट होगा. ये है प्रोटीन सॉल्यूशन, ये जेल बीट्स हैं, छोटे और बड़े. देखो जो बड़े हैं वो इजीली सेपरेट होंगे, छोटे बीच में जेल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, तो कॉलम बीड है. देन आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये था अभी तक हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स. अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इट इज अ स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में. ट्रेडिशनली स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. पहले क्या यूज करते थे, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, बट एक्सरे, गामा एंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आर वैल्यूएबल एनालिटिकल टेक्निक्स. स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या रहता है, इंटरेक्शन होती है लाइट और मैटर की, इंक्लूडिंग एब्जॉर्प्शन, एमिशन या स्कैटरिंग, जो कुछ भी हो रहा है. जब व्हेन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक पास करते हैं आप सैंपल में से, तो फोटोन्स जो एनर्जी होता है वो इंटरेक्ट करता है सैंपल के साथ. वो एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, रिफ्रैक्ट भी हो सकता है. सो जो एब्जॉर्ब रेडिएशन अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड केमिकल बोन्स इन ए सैंपल, वो अफेक्ट करेगा जितनी भी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किए, किनको, इलेक्ट्रॉन्स को और केमिकल बोन्स को. In some cases, the absorbed radiation leads to the emission of lower energy photons.
कई बार क्या होता है, जब रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एमिशन होता है लोअर एनर्जी फोटॉन्स का. एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी लुक्स एट हाउ द इंसिडेंट रेडिएशन अफेक्ट द सैंपल and emitted and absorbed spectra can be used to gain information about the material. तो पहले हम पढ़ते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में. इट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी आप बोल सकते हो इन अ पार्ट ऑफ यूवी and the full adjacent visible spectra 400 to 800 nanometer. Absorption of the ultraviolet radiation result in excitation of the electron from the ground state to the higher energy state से एनर्जी एक्साइट होगा और वहां से आप रीडिंग्स नोट कर सकते हो. प्रिंसिपल बेस क्या है, लैम्बर्ट-बियर लॉ है इसका. UV spectroscopy obeys the Lambert-Beer law, which state that when a beam of monochromatic light is passed through a solution of an absorbing substance, जब solution में से निकलती है तो rate of decrease of intensity of radiation with the thickness of the absorbing solution is proportional. किसके proportional है जो rate है decrease intensity का? With the thickness of the absorbing is proportional to the incident radiation as well as the concentration of the solution. The expression of Beer-Lambert law is A log I naught upon I is equal to ECI. A क्या है इसके अंदर? Absorbance. I naught क्या होता है इसमें? Intensity of the light incident upon sample cell. Simple I is intensity of light leaving the sample cell. C is the molar concentration of the solute. L is the length of the sample in centimeter and E is the molar absorbability. तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और जिससे आप एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्रोमोफोर क्या होता है? क्रोमोफोर इज डिफाइंड एज एनी आइसोलेटेड कोवलेंट बॉन्डेड दैट शोज अ कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन द यूवी और विजिबल रीजन 200 to 800 नैनोमीटर. क्रोमोफोर्स कैन बी डिवाइडेड दो ग्रुप में आप कर सकते हो. क्रोमोफोर्स विच कंटेन p इलेक्ट्रॉन्स एंड विच अंडरगो pi to pi ट्रांजिशन, इथाइलिन्स और एसिटाइलाइन्स. Next, chromophores which contain both p and non-bonding electrons, they undergo two types, pi to pi and non-bonding to pi. Example इसमें कार्बोनाइल, नाइट्राइल्स, एजो कंपाउंड्स और नाइट्रो कंपाउंड्स आएंगे. देन ऑक्सोक्रोम्स. ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप. इट डज नॉट इटसेल्फ एक्ट एज अ क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं करते हैं, but whose presence brings shift to the absorption and band towards the longer wavelength की तरफ बैंड्स को शिफ्ट कर सकते हैं. OH, OR, NH2 जिसमें ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. फिर आता है एक बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, एक हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट्स हैं. बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ शिफ्ट इसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट. ये कैसे अफेक्ट होती है? दिस इज अफेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इज शिफ्टेड टुवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ. लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाता है तो एब्जॉर्प्शन अगर शिफ्ट करिए तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है. क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम or change in the solvents. The non-bonding to pi transition of carbonyl compounds observe bathochromic or red shift. Hypsochromic shift क्या होता है? This effect is also known as blue shift. इसको हम क्या बोलते हैं? Blue shift. Hypochromic shift is an effect by virtue of which absorption maximum is shifted towards a shorter. Hypo means कम हो जाता है, hypso तो shorter wavelength की तरफ जाता है. Generally it is caused due to the removal of conjugation or by the changing the polarity of the solvents. नेक्स्ट इज हाइपरक्रोमिक. हाइपरक्रोमिक में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इंक्रीज होता है. द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑक्सोक्रोम इन द कंपाउंड जनरली रिजल्ट इन द हाइपरक्रोमिक शिफ्ट. देन हाइपोक्रोमिक क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अफेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम डिक्रीजेस. हाइपरक्रोमिक अफेक्ट occurs due to the distortion of the geometry of the molecule with the introduction of a new group की वजह से. Then IR spectroscopy. अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? दिस इज ये अभी था पढ़ा था हमने अभी यूवी के बारे में. ठीक है, तो IR के बारे में हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. IR पढ़ना है हमें. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? थ्योरी ऑफ IR क्या है? यूवी, IR, देन नॉन फंडामेंटल, फिंगरप्रिंट रीजन क्या होते हैं और NMR क्या होता है. सो आज के लेक्चर के लिए हमने अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी पढ़ा है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.